स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम पुनः बात करने जा रहे हैं जो इस समय का जो इलेक्शन साइकिल चल रहा है वो, और उसमें हमारे साथ आज बात करने के लिए ओंकार चौधरी जी, आपके जाने पहचाने, और अनुपम सिंह नमस्कार। जी। नमस्कार। पहले ऑफ इंडिया में होते थे और आजकल ये TFI में है और एडिटर बन गए TFI के। खाली फुल एडिटर है आप, या इस तरह के उसके विजुअल मीडियम के एडिटर? नहीं, वो विजुअल वाला तो मेरे को आइडिया भी नहीं है। मैं यहाँ हिंदी टीम देख रहा हूँ, हिंदी टीम जो पूरी है TFI की, वो सर मैं देख रहा हूँ। अच्छा। तो झारखंड में एक राउंड का चुनाव हो गया, और झारखंड में जो पहले राउंड का चुनाव हुआ है उसमें सिंहभूम, लोहरदगा, पलामू, रांची का कुछ क्षेत्र, हजारीबाग का कुछ क्षेत्र, ये सब उसमें शामिल है। 38 सीटें जो हैं इन पर चुनाव हो गया, और 38 सीटों पर चुनाव होने के साथ साथ ये भी हो गया कि उसमें से लगभग शायद 21 सीटें ट्राइबल की थी जो टोटल है उसमें से, और अब 4-5 ही बची हैं, यानी अधिकतर जो ट्राइबल क्षेत्र है वो इसमें कवर हो गया। तो पहले हम झारखंड के इसी जो पहले फेज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड का जो सभी लोग हैं यही कह रहे हैं कि साहब कि यहाँ तो बीजेपी की हवा चल रही है। तो हम अनुपम जी से पूछते हैं, क्योंकि ये झारखंड पे निकट दृष्टि रखते हैं, कि भाई क्या हुआ ये पहले राउंड में, आपके हिसाब से क्या चल रहा है और दूसरे राउंड में क्या संभावना है? जी, देखिए झारखंड में पहले राउंड में जिन 43 सीटों पर वोटिंग हुई है, तो उसमें से झारखंड में जो है ट्राइबल्स के जो एरिया रहा है पिछले चुनाव में भाजपा पहले राउंड में 38 सीटों पे वोटिंग हुई, 43 पे सेकंड राउंड में होनी। अच्छा, हाँ, पहले चरण में 38 हुई है, या 1 मिनट, इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है मुझे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वोटिंग प्रतिशत मैं देख रहा था, तो पिछले चुनाव 43 पर हो चुकी, 43 पर हो जी, चुकी। 43 पर हो चुकी है, वही मैं कह रहा था। जी। तो 43 पर हो चुकी है, यानी कि आधा, मतलब लगभग इन्होंने कवर कर दिया है झारखंड का जो है। वहाँ पर क्या है कि जनजातीय समाज की जितनी भी सीटें थी उनके लिए आरक्षित, उनमें से अधिकतर निपट गए हैं। 28 सीटें जो हैं वो उन लोगों के लिए आपको मतलब आरक्षित होती है, उसमें से 20 सीटों पर चुनाव निपट गया है। यानी एक तरह से इस पहले चरण के मतदान के हिसाब से हम ये भी समझ सकते हैं कि जनजातीय समाज का रुख जो है वो किधर रहा होगा। अब इसका कारण ये है कि पिछले चुनाव में इन्हीं सीटों पर 1-2% कम वोटिंग हुई थी लगभग, और यहाँ ज़्यादा हुई है। सरायकेला और खरसावां वाले इलाके हैं जहाँ पे ये महिलाओं की, मतलब वो ऐसा विधानसभा क्षेत्र ये ऐसा रहा है जहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है पुरुषों से, और बाकी जनजातीय सीट तो है ही, और वहाँ पर 77% मतदान हुआ है। तो मैं अपना आकलन दूँगा, पहले मैं दोनों तरफ के लोग क्या कह रहे हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ तो जी। भाजपा का तो शुरू से यही कहना है कि हम जीत रहे हैं इस बार, और प्रधानमंत्री की भी अभी जो रैली हुई है झारखंड में, उन्होंने फिर से याद दिलाया कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति हमने बनाया, और कांग्रेस ने अपोज किया था जनजातीय समाज की महिला राष्ट्रपति न बने, इसके लिए क्या-क्या किया था, ये सब लोगों को याद दिलाया है। और वहीं जो विश्लेषक, और जैसे आजकल तो विश्लेषकों की भी पार्टियां होती हैं, तो जो भी विश्लेषक है, जो भी नेता हैं, तो जो झामुमो कांग्रेस साइड के हैं, उनका ये कहना है असल में कि जनजातीय समाज की सीटों पर वोट प्रतिशत का बढ़ना ये बताता है कि ये लोग भाजपा के खिलाफ ये लोग गोलबंद हो रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन को आपने जेल भेजा था। तो एक तरह से उनके आकलन में देखिए एक चीज सही भी बैठती है और एक खामी भी है। तो सही ये चीज बैठती है कि हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जेल भेजा गया था, उससे पहले, और लोकसभा चुनाव में सच में अगर देखें तो भाजपा को जो है वो घाटा हुआ था वहां पे झारखंड में। फिर लेकिन भी 10 सीटें तो जीत गए थे दोनों लोग जी, मिलके, लेकिन एक और चीज 9+1। कहते हैं, जी हाँ, और एक और चीज ये भी कहावत है कि काठ की हांडी जो है वो बार-बार नहीं चढ़ती है। तो आप एक ही मुद्दे को बार-बार सहानुभूति का विषय बनाकर वोट जो है वो नहीं ले सकते हैं। और कहीं न कहीं सरकार जो है वो कहीं न कहीं इनसिक्योर फील कर रही है हेमंत सोरेन और जेएमएम। अगर ऐसा नहीं होता तो चुनाव के दौरान आचार संहिता में ये जो इन्होंने मैया योजना जैसे ये दूसरों की जो योजना है वो कॉपी नहीं करते। जैसे देखिए मध्य प्रदेश में इन्होंने मॉडल देखा कि शिवराज सिंह चौहान जो है लाडली बहन योजना लेकर आए, और हाथों हाथ लोगों ने लिया और भाजपा को बम्पर जीत दिलाई।
और अभी महाराष्ट्र में भी जो महायुति की बढ़त है उसका एक कारण, एक फैक्टर जो है ये भी बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए वहां पर ये इस तरह की योजना लाई गई है, लाडली बहन योजना। अब हेमंत सोरेन क्या करते हैं, वो भी यहाँ पर मैया योजना लेकर आ जाते हैं और 1000 रुपए वो जारी कर देते हैं सबको। और यहाँ तक वादा भी किया जाता है महिलाओं से कि हम फिर से सत्ता में लौटेंगे तो 2500 रुपए आपको ये कर देंगे। तो पहली बात तो यही है कि अगर झामुमो आश्वस्त होती कि हमारी जीत हो रही है या भाजपा का घाटा हो रहा है, तो फिर चुनाव के बीच इस तरह के वादे उसे नहीं करने पड़ते। और दूसरी चीज देखिए, आचार संहिता लागू है और आचार संहिता के भीतर ही साइलेंट पीरियड जिसे कहा जा सकता है, चुनाव से पहले ये अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। ये हड़बड़ी जो है, अचानक से ये योजना लेके आना, पैसे भेज देना, फिर घोषणा पत्र जारी करना, तो ये सारी चीजें जो है वो ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं झामुमो और हेमंत सोरेन जो है वो इनसिक्योर हैं और भाजपा को सचमुच यहाँ पे झारखंड में जनजातीय इलाकों में बढ़त हुई है। क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो ये 28 मतलब ये जो 28 सीटें हैं इसमें से मात्र 2 सीटें मिली थी भाजपा को। मतलब जनजातीय समाज के लिए आरक्षित सीटों में से 26 भाजपा हार गई थी। एक तरह से भाजपा के खिलाफ लहर थी। तो उसका जो कारण था, उनको झारखंड से बाहर कर दिया गया है, उसका जो भी कारण था। तो वो राजभवन में है अभी। तो इस बार वो फैक्टर भी नहीं है, भाजपा ने उसका एक तरह से समझिए कि समाधान कर लिया है। अब सारा का सारा सवाल जो है इसी ओर उठता है कि ये बम्पर वोटर जो है वो किस तरफ जाते हैं। झामुमो कह रही है हमने महिलाओं को योजना दी है और ये महिला बहुल सीटें हैं तो हमारी तरफ आ रही है, और भाजपा कह रही है कि अब जनजातीय समाज जो है वो हमारी तरफ है तो ये हमारी तरफ आ रही है। लेकिन इसमें ये भी देखिए, भाजपा ने भी कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ये जो महिलाओं वाला जो फैक्टर है ये आगे और चुनाव में बुनाया जाएगा। तो भाजपा ने भी एक गोगो दीदी योजना करके अनाउंस कर दिया है और कहा है कि हम भी सत्ता में आएंगे तो 2100 रुपए जो है वो देंगे महिलाओं को, एक भत्ता के तौर पर, जो आजकल चल रहा है वो। और बांग्लादेश फैशन हो गया सभी जगह का ये। जी, जी, हाँ, ये इसका श्रेय अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान को ही जाता है। हो सकता है मतलब इससे पहले भी नेताओं ने महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएँ लाई हैं, लेकिन इस योजना में एक होता है ना, एक ग्लैमर का छौंक लगाना और फिर उसे मेन स्ट्रीम में ले जाना देश भर में। तो ये काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया और फिर इसी चीज़ को वहाँ पे महाराष्ट्र में आजमाया जा रहा है। और भाजपा विरोधी पार्टी, भाजपा सत्ता में नहीं है झारखंड में, तो भाजपा की जो विरोधी पार्टी है वो भी इस मॉडल को लेकर जो है वो आ रही है। और एक और चीज आप देखिए, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला जो मुद्दा है, अभी देखिए अमित शाह की रैली देख लीजिए झारखंड में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली देख लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा का तो उनको शायद लाया ही इसीलिए गया है, इसी मुद्दे के लिए, क्योंकि ये इस मुद्दे के विशेषज्ञ हैं। क्योंकि असम में जो अतिक्रमण, घुसपैठ वगैरह ये सब है, उसको हैंडल करते करते वो इस विषय के विशेषज्ञ बन चुके हैं। तो भाजपा ने पूरा का पूरा चुनाव जो है वो एक तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों वाले मुद्दे पे सेंट्रिक रख दिया है, क्योंकि रोटी बेटी वाला जो नारा दिया गया था, और इधर मतदान चल रहा था और उधर ईडी कार्रवाई करती है, और 17 ठिकानों पे पश्चिम बंगाल में और झारखंड में आपको छापेमारी होती है, और कई लोग ऐसे पकड़े गए हैं, गिरोह ऐसा पकड़ा गया है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पर लाकर बसाया जा रहा था, उन्हें दस्तावेज दिए जा रहे थे और ये सारी चीजें हो रही थी। और बौखलाहट का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए, ये मुद्दा कितना भारी पड़ रहा है कांग्रेस को, झामुमो को, राजद को, कि गुलाम अहमद मीर जो हैं, जो प्रभारी हैं कांग्रेस के झारखंड में, वो सीधा ऐलान कर देते हैं कि जितने भी घुसपैठिए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसा उन्होंने कह दिया। वो कहने को कह दिया, लेकिन घुसपैठिए कौन है ये सबको पता है। उनको 450 रुपए का जो है वो फ्री दिया जाएगा सिलेंडर। तो सोचिए, अगर आगे रहती झामुमो, अगर कांग्रेस को जो इंटरनल सर्वे होते हैं, जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स कार्यकर्ताओं के मिलते हैं, उसमें जरा सा भी उन्हें अगर पता होता, भान होता कि हम आगे चल रहे हैं, तो फिर इस तरह के बौखलाहट में इस तरह की बातें क्यों करते फिर? क्योंकि महाराष्ट्र में यही चीज तो आपको भारी पड़ रही है ना, एक पत्र जो है वो भारी पड़ रहा है महाराष्ट्र में आपको, और यहाँ पर तो कांग्रेस का प्रभारी जो है उसने ही ऐलान कर दिया है कि हम घुसपैठियों को मुफ्त में सब कुछ देंगे। तो मेरे हिसाब से एक तो जनजातीय समाज वाला फैक्टर है जो पहले चरण में सर चढ़ के बोला है, दूसरा जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया वाला ले लीजिए, और तीसरा जो है महिलाएं किस तरफ जाती हैं, ये देखने वाली बात है। इन तीनों पर ही जो सारा निर्णय है वो होगा। जी, आकलन क्या है आपका?
मेरा तो अभी यही आकलन है कि भाजपा पहले भी बढ़त में थी और अभी भी बढ़त में ही है, जो 43 सीटें हैं उनमें। और क्योंकि आगे जो अगर इसमें कुछ कमी बेसी रहती भी है तो आगे दूसरे चरण में जो सीटें आने वाली है तो वहां पे एनडीए बहुत अच्छे तरीके से मतलब बढ़त और में है। आगे तो जो उनका जो क्षेत्र है, उनके जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं वो आएंगे। खाली जंगल महल की 8 सीटें बची हैं जो जनजातीय जी हैं, और जंगल महल में ही ये घुसपैठियों वाला मामला जो है वो ज्यादा जोर पकड़े हुए है। जी जी। वही सबसे ज्यादा है इसका असर। और तो एक सेकंड नक्सल राउंड में तो ये और भी बेटर करेंगे। अगर फर्स्ट राउंड में इन्होंने लीड ले ली तो फिर ये बहुत आराम से 50 क्रॉस करेंगे। ये मेरा मानना है कि फर्स्ट चरण में अगर लीड ना भी हो तब भी कांटे की टक्कर है, बराबरी की टक्कर है। और दूसरे चरण का जो चुनाव होगा उसमें आपको भाजपा एकदम क्लियर लीड में आपको बढ़ते हुए जो है वो दिखेगी। और ऐसा नहीं है कि नक्सल वाला भी प्रभाव नहीं है, नक्सलियों ने इस बार भी पूरी कोशिश की है कि चुनाव को रोका जा सके। या फिर कई जगह ऐसे थे, पहले इनके पास संसाधन ज्यादा था तो गोली चलाते थे, अब इनके पास इतने ही संसाधन है कि केले के पत्ते डालकर रोड पर रोक रहे हैं कि मतदान करने मत जाओ। अब देख, केला का पत्ता वो रास्ते में कोई गाय वाय भी आके खा जाता है, उसको साफ हो गया रास्ता। तो ऐसा कुछ गांव में देखने को मिला जहां पे इन्होंने झाड़ पत्ते डाल के, लेकिन नक्सल इलाकों में भी बम्पर वोटिंग हुई है। और जो नक्सल बहुल इलाके, उनकी धमकियों के बावजूद, चुनाव के बहिष्कार के बावजूद महिलाओं का निकलना ये बताता है कि नक्सलियों का प्रभाव लगभग अब खत्म हो गया है। और ये नक्सलियों का प्रभाव खत्म होना भी भाजपा के लिए एडवांटेज वाली ही बात है। जी जी। आइए चलते हैं अब ओंकार जी के पास। ओंकार जी, जो असली आनंद है वो तो महाराष्ट्र में आ रहा है। वहाँ क्या लग रहा है अब? आज की डेट में सब कुछ आ गया वहाँ पर। बटेंगे तो कटेंगे भी आ गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आ गया, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड भी आ गया, और पीछे से उधर हमारे क्या बोलते हैं खड़गे साहब भी कूद पड़े उसमें। खड़गे साहब का बल्कि मान मर्दन हो गया और उसका उत्तर भी खड़गे साहब ने आज तक नहीं दिया। आज प्रियंक खड़गे मैदान में उतरे तो बड़ा ही कहूँ कि क्या, बहुत ही लचर सा कोई डिफेंस उन्होंने पेश किया। और राहुल गांधी तो दिख ही नहीं रहे, वो तो वायनाड में ही व्यस्त है। और वायनाड में अब पूरा हो गया, उसके बाद भी नहीं दिख रहे। जी। हो सकता है कहा गया हो राहुल गांधी को कि भाई आप दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है, सर ये ऐसा किसकी हिम्मत है कहने की? नुकसान थोड़ा कम होगा। ये नहीं, सोनिया गांधी के अलावा तो और कोई कह नहीं सकता है। अप्रोच किया गया हो सोनिया गांधी को कि आप ही समझाइए बिटवा को। बहरहाल मूल मुद्दे पर आते हैं, जो आपने प्रश्न किया है कि वहां इस समय स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं। तो निश्चित रूप से जैसे ये आपके उलेमा बोर्ड के और आपके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नोमानी का कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, और वो कह रहे थे कि ये चुनाव केवल महाराष्ट्र का मुस्तकबिल जो है वो तय नहीं करेगा, ये देश का मुस्तकबिल तय करेगा, ये देश की बिल्कुल, देश दिशा का तय तो करेगा। मुसलमान तो ही तो देश की दिशा तय करेगा, और कौन करेगा? साहब जिस तो तरीके से वो वैसे 17 पूरे विश्व मान की उनकी किताब में लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया की दिशा मुसलमान को ही तय करनी है साहब। कयामत लाना है उनको। कयामत नहीं लाएंगे तो, क्योंकि जिंदगी जो है वो तो मौत के बाद ही शुरू होती है, यही तो हाँ, इस्लामी सिद्धांत है। जन्नत और वो 72 हुरे तो उसके बाद ही नसीब हो सकती हैं, उससे पहले नहीं। हाँ, तो ये क्या है ये? वो तो कहते हैं ना साहब, मुसलमान जब वो मौलवी जब तकरीर कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी की चक्कर में पड़े हुए हो, जिंदगी तो आखिरत के बाद वाली है, तुम क्या समझते हो? जी। उनके बयान का कुल मिलाकर के मतलब ये निकाला जाए कि सब अब महाराष्ट्र में लग गए हैं। 2022 में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में इनके सबके डेरे तंबू गड़ गए थे, और तबले वाले भी, ढोल मंजीरे वाले भी महीनों पहले से वहां पहुंच गए थे। उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हमने उत्तर प्रदेश में रोक लिया तो फिर इसको सेंटर के लेवल पर रोका जा सकता है। उस समय तो खैर इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए थे 2019 में,
पर 2022 में भी ये चूक गए, नहीं कर पाए कुछ। 2024 में आकर के इनको उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिली और जो कुछ 2024 में उत्तर प्रदेश में हुआ वैसा ही लगभग महाराष्ट्र में भी हो गया। यानी 48 में से 31 सीटें ये लोग जीत गए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटें कम करने में कामयाब हो गए 2019 के मुकाबले। तो इनके उत्साह बढ़े हुए हैं और इनको लगता है कि साहब ये जो हरियाणा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की आक्रामकता बढ़ी है, ये जो योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे और नरेंद्र मोदी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारा है, ये फिर से हिंदुओं को एकजुट कर रहा है। इसलिए ये घबराए हुए हैं और ये नतीजे भी बताते हैं संजय जी। जम्मू कश्मीर में 29 सीटें जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं वहाँ की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीतना और हरियाणा में एक अभूतपूर्व जीत दर्ज करना, यानी 2014 में भी इतनी सीटें नहीं आई थी जितनी इस बार आ गई। तो ये इनको बहुत ज़्यादा डरा रहा है, इसलिए वो सारी ताकतें इस समय ताकत लगाए हुए हैं महाराष्ट्र में। और अगर ये नारे काम नहीं कर रहे होते, हिंदुओं को एकजुट नहीं कर रहे होते, तो ये जो हम पिछले कुछ दिनों से 3 या 4 दिनों से हम देख रहे हैं, एक नया खेल शुरू हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस जो है वो ऐसे नेताओं के पास जा रहा है जो थोड़ा बहुत कुछ बक सकते हैं। जैसे अजीत पवार के मुंह से कहलवा लिया कि साहब ये बटेंगे तो कटेंगे यहाँ इरिलीवेंट है। उनकी देखा देखी जो है फिर अशोक चौहान ने भी कह दिया कि नहीं नहीं यहाँ तो ये सब नहीं चलेगा और यहाँ तो दूसरी तरीके की चीजें चलती हैं। उस रो में बह करके गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रियंका ने, उसने जो आपकी पंकजा मुंडे है, उसने भी कुछ इसी तरह का बयान दे दिया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये बयान बहुत असरकारक साबित हो रहा है, जमीन पर उतर चुका है और हिंदू एकजुट हो गए हैं। इसीलिए अब वो तमाम ताकतें, वो पूरा इकोसिस्टम अब सक्रिय हुआ है कि ये जो 4-5 दिन बचे हैं, 4 ही दिन बचे हैं चुनाव के, तो 18 को तो शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्ति हो जाएगा। तो इनमें कुछ रायता बिखेरा जाए, कुछ संभावना तलाशी जाए, कुछ अंतर विरोध इनके बाहर लाए जाएं, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। अब इसमें कितने कामयाब होंगे कितने नहीं होंगे वो बाद की बात है, लेकिन 1-2 बयान ऐसे जरूर आए हैं जो आने वाले समय के थोड़े से खतरे के संकेत दे रहे हैं। पता नहीं उतनी औकात रहेगी भी कि नहीं रहेगी इनकी, लेकिन नवाब मलिक का ये बयान कि साहब ये तो नतीजे आने के बाद तय होगा कि कौन कहाँ जाएगा। और उनसे पूछा गया था कि आप अपनी चुनाव प्रचार सामग्री में नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं लगा रहे हैं, तो इस पर भी उनका एक जला भुना सा, एक चिढ़ा हुआ सा रिएक्शन देखने को मिला है। अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी की अनिच्छा के बावजूद नवाब मलिक को अगर चुनाव लड़ा रहे हैं और महायुति में यही एक पार्टी है जिसने 4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं। एकनाथ शिंदे ने भी एक ही कैंडिडेट दिया है, बीजेपी ने तो खैर देना ही नहीं था, उसने दिया भी नहीं है। तो ये चीजें जो वहां हम चलती हुई देख रहे हैं, इनसे ही हमें संकेत मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो एक खतरे का सिग्नल दिखाई दे रहा था, वो सिग्नल तो कहीं विलुप्त हो चुका। हरियाणा की जीत के बाद जो मनोबल बढ़ा है बीजेपी का, जिस तरीके से चीजों को संभाला गया है, फिर से जातियों में बट कर के कट चुके हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश हुई है, उससे अब विरोधी खेमे में हलचल ही नहीं है, घबराहट दिखाई दे रही है साफ तौर पर। और एक और बात मैं कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा, ये जो नोमानी नाम की चीज कूद पड़ी है, इसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब इसका आप रिवर्स देखेंगे वहां पर। इन्होंने जिस तरीके से
ये अपील की है, एक तरीके से फतवा जारी कर दिया है, वोट जिहाद का शंखनाद कर दिया है, तो इनको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इसका अब रिवर्स किस तरीके से होगा और ये कहाँ तक लेकर के जाएगा चीजों को। मेरा इसमें थोड़ा मत जो है वो भिन्न है, जी क्योंकि देखिए इसने क्या किया है कि साहब इन्होंने मुसलमानों को कहा कि भाई हम यहाँ पर 269 सीट्स पर एमवीए को सपोर्ट करते हैं, और 269 सीट्स का मतलब हुआ कुल 25 सीटें ऐसी हैं जिसपे मुसलमानों के 25% से अधिक वोट हैं। उनमें से 2-3 आपके मालेगांव सेंट्रल जैसी हैं, वो 80% से ज़्यादा वाली हैं, वो अलग है। भिवांडी में कुछ है या इक्की दुक्की सीटें, या आपके ये अणुशक्ति नगर या मानखुर्द शिवाजी नगर वाली जो सीटें। तो भाई वो जो 19 सीटें हैं, इसका मतलब ये है कि उन 19 सीटों पे ये सपोर्ट नहीं कर रहे। तो वो 19 सीटों पर, उन्हीं पर तो जीत की जो सबसे अधिक संभावनाएं हैं, उनमें से 14 पे एमआईएम ने खड़े कर रखे। तो मुझे तो ये दिखता, अच्छा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर है ओवैसी, उसका ऑपोजिशन भी नहीं किया, क्योंकि हम 269 सीट्स पे सपोर्ट करते हैं। तो 19 सीटें तो ये कह रहा है कि 19 सीटें तो हमने दे दी एमपीए के बाहर। ये मेरा इसका ये आकलन है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए ये मैंने कहा ना कि ये अब बौखलाहट में बहुत कुछ ऐसी इसी गलतियां में एक कर और रहे ऐड कर हैं। देता हूँ थोड़ा सा। ओवैसी का बहुत पुराना एक महाराष्ट्र में और हैदराबाद में तो उसने अपना समझौता कर रखा है, और बहुत पुराना एक शगल है कि जब तक कांग्रेस नहीं डूबेगी तब तक उसकी स्पेस नहीं बनेगी। इस दृष्टि से भी देख लें इसको। नहीं संजय जी, ये ओवैसी तो खैर आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करेंगे, और हमने बिहार में भी देखा था, जो सीमांचल का इलाका था वहां पर ये 5 सीटें या 6 सीटें जीत ही गए थे। हाँ, 5 तो जीत गए थे। 5 जीत गए थे। तो ये कुछ भी करेंगे, जिस तरीके से केजरीवाल हैं वो कुछ भी करेंगे कांग्रेस को किनारे लगाने के लिए और दीवार से लगाने के लिए, इसी तरह ये भी करेंगे। और जहां-जहां ये लड़ रहे हैं, टैक्टिकली लड़ रहे हैं जिन सीटों पर, वहां ये नुकसान करेंगे साहब, और ठीक तरीके से नुकसान करेंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाला जो महायुति है, ये तो एक तरीके से उनकी ही मदद कर रहे हैं। जितनी सीटें उधर की घटेंगी, उतना इन लोगों को फायदा होगा। या अगर वोट बांटने में कामयाब हो गए और नौमानी की और दूसरे लोगों की मुसलमानों ने नहीं सुनी, और ओवैसी के पीछे ही लग गए, इन्हीं की पार्टी के पीछे लग गए कुछ सीटों पर ही सही, तो ये भी एक अंतर पैदा कर देगा वहां पर। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से अब ये साफ-साफ दिख रहा है कि ये लोग लोकसभा चुनाव में ज़रूर हावी रहे, लोकसभा चुनाव में ज़रूर इन्होंने 30-31 सीटें जीत ली, लेकिन विधानसभा चुनाव में अब मामला पलटने वाला है, और जो महायुति है, उसने फिर से जो भी गलतियां रही हैं रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, जो भी गलतियां रही हैं, और लोकसभा चुनाव में जो दुष्प्रचार शुरू हुआ था संविधान को लेकर के, गणना को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, उसका जो समय रहते इन्होंने जवाब नहीं दिया था। मुझे लगता है कि वो गलती अब नहीं दोहराई जा रही है। एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई बयान दिया और अगले ही दिन ब्याज समेत योगी आदित्यनाथ ने चुकता कर दिया, और बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। ये काम अगर लोकसभा चुनाव में हो जाता तो इनको नुकसान नहीं होता संजय जी। जी, अनुपम जी, आपका क्या दृष्टिकोण है?
जी, मेरा भी यही मानना है कि महाराष्ट्र में, जैसे उस दिन मैंने बात की थी कि महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में गुजराती समाज की भी आबादी है, जनसंख्या है, जो इस बार लोकसभा चुनाव में जो हो सकता है नहीं निकला हो, और इस बार हो सकता है वो निकलेगा। और दूसरा ये भी है, एक और फैक्टर है जिसको नज़रअंदाज किया जाता है थोड़ा-सा, वो है कि महाराष्ट्र में 40-50 लाख की आबादी जो है वो उत्तर भारतीय समाज की भी है। अब उसमें जो लोग हैं, उसमें वही लोग हैं उत्तर भारत के, उसमें यूपी, बिहार और झारखंड के ही लोग हैं। और वो उनमें भी अभी एक ऐसे। अब थोड़ा जी, जी। टोकूंगा आपको यहाँ पे। जी, जी। मुंबई में अकेले, तो मुंबई की पॉपुलेशन अकेले जो है वो 1.5 करोड़ से अधिक है। जी, जी। अकेले मुंबई में बल्कि अब और ज़्यादा हो गई होगी। पिछले चुनाव के समय ये आकलन था कि 46% वहाँ उत्तर भारतीय रहते हैं। जी, हाँ, हो सकता है। मैं मतलब ये एक मतलब हो सकता तो है। अब अकेले उसमें मुंबई की बात यह है कि पूरे आप महाराष्ट्र में जाएंगे, अब तो ये हाँ, ज़्यादा ही होगी। 40-50 लाख अब नहीं, इसमें और तो वोटर कितने हैं, उसमें ये थोड़ा-सा एक आंकड़े इसमें भी थोड़ा-सा ये हो जाते हैं कि रहते कितने हैं और उसमें मतदाता कितने हैं, इसमें थोड़ा-सा ये हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर भारतीय समाज है, वो भी महाराष्ट्र में और ख़ास करके मुंबई की जो सीटें हैं, वहाँ पे वो भी प्रभावी है। और ये गुजराती और जो उत्तर भारत के लोग हैं, वो अगर समर्थन करते हैं जो भाजपा का, तो फिर भाजपा और ज़्यादा बढ़त में चली जाएगी। अभी हाल ही में जो भगदड़ मची, जो छोड़-छोड़ के नेता पार्टी छोड़ के गए, ये कृपा सिंह, शंकर सिंह, संजय निरुपम और राजहंस सिंह, ये जो भी नेता थे जो उत्तर भारतीय समाज में वहाँ प्रभाव रखते थे, और ये सब के सब कांग्रेस छोड़ के जो है वहाँ से निकल गए। अब इनमें से किनका कितना प्रभाव था, क्या था, क्या नहीं था ज़मीन पे, वो अलग बात है। लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि कभी-कभी मतलब जिनका नहीं भी नाम रहता है, चुनाव के समय मतलब फूँके हुए कारतूस भी आपको काम आ जाते हैं। जैसे यूपी में जैसे देख लीजिए, जतिन प्रसाद वगैरह इन लोगों की राजनीति खत्म थी, लेकिन बाद में नाम एट लीस्ट उनका जो है वो यूज़ में आ गया। और अभी हाल ही में देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे डोंबिवली में आपको जुगल उपाध्याय एक भाजपा नेता हैं, उनके ऑफ़िस में घुस के और उनके ऑफ़िस में घुस के तोड़-फोड़ की गई है, उन पे भी हाथ-वाथ चलाया गया है, ये सारी जो घटनाएँ हुई हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की जितनी भी घटनाएँ हुई हैं, उनका एक जो रिवर्स ध्रुवीकरण है, वो उत्तर भारतीय लोगों का होगा। और दूसरा, जो एमवीए के नेता कल तक इतरा रहे थे कि हमें उलेमा समूह का जो भी है वो समर्थन मिल गया है, वही नेता आज उस पत्र के बारे में जब मीडिया पूछ रहा है या फिर चर्चा हो रही है तो भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर हो गया है कि हम तो ध्रुवीकरण करा लेंगे, लेकिन ये जो नया रिवर्स पोलराइज़ेशन जो हो रहा है, वो उन्हें ज़्यादा उसमें वो मात खा जा रहे हैं एक तरह से। तो वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों का हम ध्रुवीकरण करा लेंगे, लेकिन अब भाजपा के पास भी एक हथियार है कि मुस्लिम ध्रुवीकरण के बदले ये बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला जो नारा है, ये हिंदू जातियों को भी एक कर दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस नेताओं से भी इस पर सवाल पूछा गया, पहले तो बहुत कूद रहे थे और अब वो लोग भी भाग रहे हैं इस पत्र पर, बहुत कुछ बोलने से बच रहे हैं। शरद पवार की पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि है ना, हम हमारा तो ऐसे किसी पत्र में हस्ताक्षर ही नहीं है और हमें ऐसे किसी पत्र से मतलब ही नहीं है। तो दोनों बातें हैं। एक तो जितनी भी महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठन हैं, जितने भी, उनमें भी होड़ मची हुई है कि हम अधिक से अधिक संख्या में जो है एमवीए का समर्थन करें। और दूसरा ये भी है, एमवीए भी चाहती है कि हमें मुसलमानों का समर्थन मिले और उसे मिलना ही है। वो गाली देगी मुसलमानों को तब भी उसे समर्थन मिलना है। इसका कारण ये है कि भाजपा के खिलाफ जो भी फ्रंट मजबूत रहेगा, उन्हें मुसलमानों का समर्थन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये रिवर्स पोलराइज़ेशन के कारण जो है वो लोग एक तरह से समझिए कि डरे हुए हैं। और अभी इन्होंने भी थोड़ी सहानुभूति वाली अपने लिए क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अभी भी लगता है कि वही सबसे बड़ा नेता है, जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी उसका। इसीलिए उसने ये फैलाया कि चुनाव आयोग मेरा बैग चेक कर रहा है, जैसे पता नहीं बैग में क्या लेके घूम रहा हो। उसने पूरा किया। अब चुनाव आयोग ने आज क्या कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उनका बैग चेक कर दिया। तो अब बताइए, ये भी दाँव था, वो भी फ़ेल हो गया है एक तरह से समझिए। और महाराष्ट्र में एक और फैक्टर मैं देख रहा हूँ, जैसे महिलाओं के लिए तो लाडली बहन, इस पर तो काफ़ी चर्चा हो गई है। एक और किसानों के लिए भी वहाँ की जो भाजपा सरकार है, तो वो लेके आई है भावांतर योजना करके। उसमें क्या है कि जो सोयाबीन, कपास वगैरह टाइप की जो फसलें हैं, जो आपको मिनिमम एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जो बाज़ार का मूल्य है, उसके बीच जो अंतर है, उसकी भरपाई सरकार करती है।
तो वो बोलते हैं ना कि वो चुनाव से पहले इसका भी किसानों पर जो है वो असर होना ही होना है। तो मुझे लगता है ये सारे फैक्टर मिलके महाराष्ट्र में अभी असर डालेंगे, और मैं इसको लेके आशान्वित हूँ कि जो गुजराती समाज और उत्तर भारतीय लोग लोकसभा में नहीं निकले होंगे वोट देने के लिए, या फिर बहुतों में ऐसा भी रहा होगा कि अरे ये हमारा राज्य थोड़े है वोटर हो गए हैं तो हमारा तो कोई और है, वो भी इस बार निकलेंगे और भाजपा को जो महायुति गठबंधन है उसका समर्थन करेंगे। और उद्धव और एकनाथ शिंदे की जो पूरी राजनीति है वो इस पे टिकी हुई है कि बाला साहब ठाकरे का गद्दार किसको साबित किया जाए, क्योंकि हर रैली में वो उद्धव ठाकरे को एक तरह से मतलब बता रहे हैं कि इन्होंने गद्दारी की अपने पिता के साथ, शिवसेना के साथ, और मैं जो हूँ वो उनका सच्चा उत्तराधिकारी हूँ। जैसे अभी आप फेसबुक खोलेंगे तो कई फेसबुक पेज पर जो महाराष्ट्र से जुड़े हैं उस पे एकनाथ शिंदे पर फिल्म आई थी उनके, और आनंद दीघे और बाल ठाकरे इनका जो रिश्ते थे इनके आपस में वो दिखाया जा रहा है, और उस पे मिलियन मिलियन व्यू आ रहे हैं आपको। इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे को एक नेता के रूप में, मतलब पूरे महाराष्ट्र के नेता के रूप में लोग जो है वो हाथों हाथ ले रहे हैं। जी, तो ये तो बात इंटरेस्टिंग है। एक बात और भी ओंकार जी, अभी हमारे बाबा रामदास जी जो है वो महाराष्ट्र के दौरे पे गए थे, और कई जो है वो मुस्लिम सीटों पर भी, मालेगांव में, धुले में, इन सब स्थानों पर उन्होंने बहुत दौरे किए, और उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात बताई, जो कि आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि भाई इस समय महाराष्ट्र के मुस्लिम वर्ग का जो हीरो है वो उद्धव ठाकरे है, और मेरा इससे जुड़ता हुआ एक इंटरप्रिटेशन है कि इसके जब यह जानकारी आम हो गई कि भाई मुसलमान ये कह रहा है कि वो उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहता है, उसके बाद फिर ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड निकाला गया, और वो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का फिर वो एग्जामिनेशन हुआ। उस टेस्ट में सबसे ऊपर जो है वो शरद पवार की पार्टी आई, क्योंकि उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड करके और ये कहा कि साहब कि हम इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल उचित विचार करेंगे। और उद्धव ठाकरे जो है उनकी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई, ना उगलते बना ना निगलते बना। चुप है तो अभी तक। ये एक आपस में इनके जो है वो एक कंपटीशन चल रहा है कि भाई मुसलमानों का हीरो कौन। वोट तो सारे इनमें ही बटेंगे, इनके आपस में ही जाएंगे, वो नहीं है, लेकिन हीरो कौन है, क्योंकि उस हीरो को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। जी। देखिए, अगर ये माइंडसेट बना है और ये धारणा बलवती हो रही है मुसलमानों के बीच में, जैसा बाबा रामदास की जानकारी है, तो मुझे लगता है कि फिर वो इस आधार पर होगा कि ये एकनाथ शिंदे को कहते हैं कि वो गद्दार हैं, तो फिर तो उद्धव ठाकरे हिंदुओं के गद्दार हैं, इसलिए उनको पसंद आ रहे हैं मुसलमानों को। जो भी हिंदुओं से गद्दारी करेगा, उनके साथ घात करेगा और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाएगा, तो वो उसको हीरो क्यों ना माने। और अगर ऐसा हो भी रहा है, तो भी मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के पल्ले में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं नहीं संजय जी, और इसकी वजह मैं बताता हूँ। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का जब हम समीक्षात्मक आकलन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो मराठा वोट है, मूल जो बाला साहब ठाकरे का कट्टर समर्थक कोर वोटर था, उसका तो मुश्किल से 4 साढ़े 4% वोट ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिला है, कैंडिडेट को मिला है। जितनी इनको सीटें मिली हैं, 9 के आसपास मिली हैं, शायद 9 मिली हैं, उनमें मोस्टली जो वोट पड़ा है वो मुसलमानों का पड़ा है। और जब बात इसकी आएगी कि साहब सरकार किसकी बनानी है, और चूंकि अब सारे जितने गड़े हुए मुर्दे थे वो सब उखाड़ करके और लोगों के सामने लाए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है महाराष्ट्र की जनता को और समझाया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो नासमझ है, लेकिन फिर से उनकी स्मृतियों को ताजा किया जा रहा है कि नवंबर 2019 की घटनाएं हुई कैसे थी, क्यों वहां कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति चुनाव लगाना पड़ा था, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था।
और किन मजबूरियों में देवेंद्र फडणवीस को अजित पवार के साथ शपथ ग्रहण करनी पड़ी थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, उस समय चल क्या रहा था, शरद पवार पर्दे के पीछे से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मीटिंग्स कर रहे थे और उसकी सरकार बनवाने के लिए सक्रिय थे, या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डिच करके गए थे। बल्कि मैं तो अपने प्रोग्राम्स में कहता हूं कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी को डिच नहीं किया था, उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के उस जनादेश को भी डिच किया था, धोखा दिया था, जो बीजेपी और शिवसेना की पार्टी को मिला था निरंतरता में दूसरी सरकार गठित करने के लिए, और वो भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही। तो इन्होंने जो कुछ उस समय खेल किया था, तो उस लिहाज से तो गद्दार ये थे, क्योंकि धोखाधड़ी इन्होंने की थी बीजेपी के साथ और देवेंद्र फडणवीस के साथ। तो ये लोगों को समझाया जा रहा है। और लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ है, मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूं कि लोगों में एक प्रायश्चित का भाव देखा जा रहा है, और खास तौर से उन राज्यों में तो ये भावना हमें देखने को मिल रही है जहां नरेंद्र मोदी को जितनी ताकत मिलने की उम्मीद थी उतनी ताकत नहीं मिली है। उनमें उत्तर प्रदेश भी है। आप देखेंगे 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हो रहा है। 2 सीटों पर तो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में है, 7 में वो चुनाव मैदान से ही बाहर निकल चुकी है। और यही आपको हरियाणा में भी दिखाई दिया है, जहां 5 सीटें घट गई थी, लेकिन ऐतिहासिक बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को। ये आप महाराष्ट्र में भी होते हुए देखेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही सीटें 23 से टपक करके नीचे आ गई। तो वहां पर भी एक भाव है लोगों के मन में कि भाई जो हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, निरंतरता में तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बना करके और देश की गति को आगे बढ़ाना, जिस मनोयोग से वो लगे हुए हैं, केवल विकास के मोर्चे पर नहीं, विरासत के मोर्चे पर भी जिस तरीके से उनके नेतृत्व में चीजें आगे बढ़ रही हैं, जो हमारे देव स्थान हैं, उनकी उनका जो गौरव था, उनका जो सम्मान था, उसको लौटाया जा रहा है। तो ये चीजें कहीं कमजोर हुई, और रहा सहा जो काम है वो राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज ने और बदजुबानी ने पूरा किया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, देश के भीतर भी और अमेरिका में जाकर के भी उन्होंने बदजुबानियां की हैं, एरोगेंसी दिखाई है, अहंकार दिखाया है, अपनी हार को भी जीत प्रतिपादित करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उनकी नैतिक हार बताते हुए उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उसको लेकर के लोगों में एक इस समय ये भावना है कि इनको जरूर सबक सिखाया जाना चाहिए, और नरेंद्र मोदी को एक बूस्ट दिए जाने की जरूरत है, उनको बल दिए जाने की जरूरत है। और ये सब चीजें हमें महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है इस समय, संजय जी। जी अनुपम जी, जी, आपकी इसमें क्या मैं टिप्पणी है इसमें? एक और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में एक और फैक्टर देखने को मिल रहा है जो कॉमन फैक्टर है, और वो फैक्टर गोरखपुर से लखनऊ होकर पहुँचता है वहाँ पे। तो जैसे अभी योगी आदित्यनाथ की ही रैली थी धनबाद में, और वहाँ पर बुलडोज़र के पोस्टर जो है वो पट गए थे, और मीडिया से जितने भी लोगों ने वहाँ पर बात की, जो भी उनकी जनसभा में एक भीड़ भी बहुत ज़्यादा उमड़ी हुई थी, और वो लोग भी यही कह रहे थे कि झारखंड में भी हमें बुलडोज़र वाला एक्शन कहीं न कहीं चाहिए। इसका कारण ये भी हो सकता है अतिक्रमण वाली समस्या से वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं, तो उन्हें लग रहा हो कि और देश में दूसरा मॉडल है कहाँ अतिक्रमण हटाने का? क्योंकि दूसरा मॉडल कोई कहीं पे है ही नहीं। रेलवे ने कोशिश की हल्द्वानी में, तो वहाँ पे दंगे हो जाते हैं, फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं और रोक देते हैं। तो लोगों को एक उम्मीद ये भी नज़र आ रही है कि जो योगी मॉडल चला है बुलडोज़र वाला, जब भाजपा सरकार में आएगी, ये जो अवैध अतिक्रमण हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होगी। और ऐसा नहीं है कि ये आम आदमी को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये आम आदमी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जो सरकारी ज़मीन को हड़प सकता है,
जो मतलब सरकार कहते हैं कि सबसे बड़ा गुंडा सरकार होती है, सबसे शक्तिशाली है, वो भी सरकार ही होती है। और उस सरकार की ज़मीन को जो हड़पा जा रहा है, तो वो आम आदमी की ज़मीन को कैसे छोड़ते होंगे? तो उन आम लोगों को भी उम्मीद है कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ से कि हाँ, ये वाला बुलडोज़र वाला न्याय जो है वो हमें मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इस फैक्टर को थोड़ा-सा लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों चुनावों में जीत होती है, तो ये विश्लेषण भी आएगा कि किन-किन सीटों पर योगी आदित्यनाथ गए और वहाँ पे भाजपा का कैसा प्रदर्शन रहा है। और मेरा ये मानना है कि वहाँ प्रदर्शन भाजपा का बाकी सीटों से जो है, वो ज़्यादा ऊपर रहेगा। और जहाँ तक ये झारखंड की बात है, तो दूसरे चरण में जैसे पहले चरण में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो कोल्हान रीजन है, वहाँ से जो सारे मुख्यमंत्री हैं, उनके या उनके परिवार वालों के दाँव पे लगे हुए थे। और इस बार जो है, सीधी लड़ाई है, वो बरहेट में आपको हेमंत सोरेन जो हैं, वो खुद मैदान में होंगे। उसके अलावा बाबूलाल मरांडी भी दूसरे चरण में ही मैदान में होंगे। और सबसे बड़ी बात झारखंड में भी एक और ट्रम्प कार्ड अगर भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, तो राबड़ी वाला ट्रम्प कार्ड जो दिल्ली में भी कुछ दिनों तक चला था और जो झारखंड में भी कुछ दिनों तक चला था और अभी भी एक्टिवेट ही रखा गया है, कल्पना सोरेन भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो ये जो सारे फैक्टर हैं झारखंड हाँ, में जी। उनके और हेमंत सोरेन के बड़े अच्छे-अच्छे वीडियो भी चल रहे हैं। जी, हाँ, हाँ, वो तो है ही, वही बात हो गई कि हाथी के दाँत खाने के अलग और दिखाने के अलग। वो ये जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को कभी आपने राजघाट पर देखा है बैठे हुए? जब वो बैठते हैं और जो ध्यान धरते हैं, तो मतलब बड़े-बड़े साधु महात्मा भी उनके सामने मतलब फ़ेल हो जाएँ, पता नहीं उन्हें ऐसा क्या नज़र आ जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है या फिर मोक्ष मिल जाता है। तो ये ड्रामा जो है, ये आम आदमी पार्टी का ही शुरू किया हुआ है राजनीति में जो बहुत ज़्यादा और इसी को कल्पना सोरेन के ज़रिए झामुमो आगे लेकर जा रही है। इससे 2 चीज़ें वह साधना चाहते हैं। एक तो उन्हें लगता है कि महिला को देखेंगे लोग तो समझेंगे अरे कितनी बेचारी महिला है, इसके पति को कितना प्रताड़ित किया है। एक मतलब कुर्ता-पैजामा पहन के और सड़क पे घूमने वाला आदमी है, इसका पति कितना संघर्ष करता है। एक होता है ना उधर वामपंथी अक्सर दाढ़ी बढ़ा लेते हैं काफ़ी पहले से। ये लुक ऐसे लगता है कि हाँ, वो मैं आवारा हूँ एकदम, मुझे बहुत ज़्यादा धन-संपत्ति से बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। तो हेमंत सोरेन का भी आजकल का लुक उसी तरीके का हो गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कल्पना फैक्टर झारखंड में चलता हुआ इस बार दिखाई भी दे रहा है। मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं है। जी। एक और आपकी टिप्पणी चाहूँगा ओंकार जी। वो ये है कि भई मैं जब देखता हूँ कर्नाटका में और ये वक्फ बिल की बात चल रही है, ऐसे समय पर वो वक्फ के उनके मिनिस्टर ओवर एक्टिव हो जाते हैं, अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दी चीफ मिनिस्टर। और इधर महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, उधर धड़ाधड़ पहले नोटिस जा रहे हैं, फिर हल्ला हो रहा है, फिर वो नोटिस विथड्रॉ कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर अचानक खबर लीक हो जाती है कि साहब कि यहाँ जो है वो मुस्लिम कोटे की बात चल रही है टेंडर्स में, फिर उसका एक बड़ा वीक सा डिनायल आ जाता है। तो ये हमारे जो सिद्धरमैया साहब हैं, क्या वो जानबूझ के चाहते हैं कि साहब कि महाराष्ट्र ना जीते राहुल गांधी? क्योंकि राहुल गांधी अगर महाराष्ट्र जीत जाएँगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, फिर सिद्धरमैया को हटा सकते हैं। क्या लगता है आपको? बड़ी अजीब-सी बात लगती है मुझे। जब हरियाणा के नतीजे आए थे तो संजय राउत ने क्या लिखा था सामना में? हालाँकि सामना को कोई पढ़ता-वढ़ता नहीं है, वो तो बस मीडिया में चूँकि सुर्खियाँ आ जाती हैं तो उनकी टिप्पणी आई थी कि कोई कांग्रेस से सीखे कि जीती हुई बाजी को कैसे हारा जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे दृष्टांत हैं साहब और अलग-अलग राज्यों में इनकी जो लीडरशिप है, वो किस-किस तरह की कारस्तानियाँ समय-समय पर करती रहती है। और हरियाणा में भी आप देख लो ना, गोगी से लेकर के और तमाम लोगों ने किस तरीके से नौकरियां बांटनी शुरू कर दी थी, अपने घर भरने की बात शुरू कर दी थी। तब तक तो कहीं जीत की सूंग भी उस तरीके से नहीं आ रही थी, पर उससे पहले ही उन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी। तो अगर सिद्धारमैया या सिद्धारमैया के नज़दीकी कुछ इस तरह का काम कर भी रहे हों, तो आश्चर्य की बात कुछ भी नहीं है संजय जी। ये आत्महत्या करने के लिए मशहूर है और कांग्रेस अगर आज इस स्थिति को प्राप्त हुई है, इस दुर्गति को प्राप्त हुई है, तो इसमें तो बहुत बड़े-बड़े लोगों के कंट्रीब्यूशन है साहब।
इस परिवार का तो जो कंट्रीब्यूशन है उसको तो कांग्रेस पार्टी कभी लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर महाराष्ट्र हार जाती है तो सिद्धरमैया की कुर्सी सेफ है। कह नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस में थोड़ा सा भी कोई अगर छत्रक इस तरह के एग्रेशन में आता है या इस तरह की थोड़ी सी दाएं बाएं करने की कोशिश करता है, तो हमने बहुत सारे लोगों को अतीत में देखा है। कैप्टन दूर ही अमरिंदर नहीं सिंह है। से लेकर के बहुत सारे लोगों को देखा है जो प्रभावशाली रहे अपने अपने राज्यों में, और उनकी विदाई होते देखी है, और बहुत गंदे तरीके से विदाई होती देखी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का तो मुझे याद है, शाम को 4 बजे जो सीएलपी की बैठक थी वो बुला ली गई और उनको पता भी नहीं था। सुबह 11 बजे तक भी उनको पता नहीं था कि सीएलपी की बैठक बुला ली गई है और नया नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो ऐसे ऐसे अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं। तो सिद्धारमैया भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। मुझे लगता है कि अगर उस तरह की चीजें हुई तो एक सिर चाहिए होता है इनको। अभी तो एक साथ 2 स्टेट हारेंगे जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो उसमें एक बलि तो किसी की चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की लेंगे या सिद्धारमैया की लेंगे, पर होगा कोई सिद्धरमैया कर्नाटक से की ही, मुझे बलि लेना लगता है। आसान नहीं है, सिद्धरमैया के पास बहुत सपोर्ट है। जी, जी। और आइए चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर चलते हैं अब। दर्शकों के ओंकार सर की कई बात को प्रश्न। मैं आगे बढ़ाना चाह रहा था कि एक तरफ तेलंगाना में भी इनके छत्रप को देख लीजिए, एक तरफ तो अडानी को गाली दे रहे हैं राहुल गांधी, पूरे महाराष्ट्र में घूम-घूम कर डरा रहे हैं कि धरावी हड़प लेगा, किसान की फसल हड़प लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। और दूसरी तरफ तेलंगाना में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो वहाँ के सीएम है वो अडानी के पास पहुँच जा रहे हैं। और केवल अडानी से नहीं, पूरे परिवार से बेटे-वेटों सबके साथ मिल रहे हैं और डील साइन कर रहे हैं, और फिर सीएमओ से बयान भी जारी किया जा रहा है कि अडानी कितना समर्थन दे रहे हैं तेलंगाना के विकास में। तो बलि किसकी चढ़ेगी? जो सबसे सबसे कमज़ोर होगा उसकी ही बलि चढ़ेगी, क्योंकि सिद्धारमैया तो अपनी ताकत दिखा चुके हैं। डीके शिव कुमार जैसे मतलब इतने अमीर और इतने शक्तिशाली आदमी के सामने उनको तरजीह दी गई, तो कुछ न कुछ कारण रहा होगा। तो किसी की भी बलि चढ़ सकती है। आइए प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है संतोष करकेरा जी का, वक्फ हलाल एम्पावर्ड AIMPLB, वाई वी पे जजिया टैक्स। अब ये तो विषय जो है ये बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ वो फैक्ट है, हम करते रहे हैं, लेकिन अब जो है पुशबैक हो रहा है। नेक्स्ट। और अब तो क्रिश्चियनों पे भी वो केरल में शुरू हो गया है सड़क। अनुराग दीक्षित जी कह रहे हैं, हु इज द सीएम फेस ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम द महायुति साइड? अमित शाह ने कह दिया कि बाद में तय होगा। जो अमित शाह ने कह दिया वही है। मैं नो बता फेस। देता हूँ, बहुमत मिला वैसे तो देवेंद्र देवेंद्र फडणवीस फडणवीस। तो एक नाथ शिंदे को बता चुके। इसमें मैं भी एक जोड़ना चाहूँगा कि जो इस बार कहा जा रहा है कि जो आरएसएस के वर्कर हैं या जो हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, और सामान्यतः जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उन्हीं सीटों पर सक्रिय हैं जिन पे भाजपा लड़ रही है। तो उनके भीतर भी कहीं न कहीं है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ और जो सीएम जो है वो भाजपा का हो, और ये नैसर्गिक भी है, स्वाभाविक भी है, कोई भी पार्टी चाहेगी। ये नियम के विरुद्ध भी नहीं है। जी मुझे अगला लगता है चलते हैं। देवेंद्र जी फडणवीस हाँ, होंगे। भाजपा अगर से देवेंद्र फडणवीस ही, क्योंकि नितिन गडकरी अभी नकार चुके हैं। उनसे सवाल भी किसी ने पूछ दिया था, तो उन्होंने बोला था, "मुझे मिलेगा तो भी ठुकरा दूँगा।" तो अब लग नहीं रहा है कि वो हैं कहीं भी इधर। उनको देख कौन रहा तो उन्होंने है? खुद को वैसे ही बाहर कर लिया है, समझिए। अंगूर खट्टे। नेक्स्ट। हाँ, वही। जी, जी। विघ्नेश प्रभु जी पूछ रहे हैं, नाउ अशोक चौहान एंड पंकजा मुंडे क्रिएटिंग कंफ्यूजन एट लास्ट मोमेंट बाय सेइंग अगेंस्ट योगी जी स्लोगन। मुझे लगता है कि दोनों ही मैटर नहीं कर रहे हैं। जी। बीजेपी हैज टू बी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। क्या कहते हैं आप ओंकार जी? नतीजे आने के बाद जरूर इनके कान खींचे जाएंगे। कितने खींचे जाएंगे बस ये देखने वाली बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के किसी बयान पर बीजेपी के किसी सदस्य के द्वारा इस तरीके से रिएक्ट करना, ये धृष्टता है। और योगी आदित्यनाथ आज टॉप लीडरशिप में दूसरे नंबर के नेता हैं। अमित शाह भी उनके बाद आते हैं।
तो ऐसे में उनके बयान पर इस तरीके से रिएक्ट करना बिना सोचे समझे, इसको मैं अनुशासनहीनता ही कहूँगा। इस पर कुछ ना कुछ होगा। और पंकजा मुंडे को ये भी समझना चाहिए कि वो अब तक बची हुई हैं या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसका कारण वो नहीं है। उनके पिता जो थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे हैं, जिनका क्षेत्र में नाम रहा है, तो वो हैं। इस कारण जो है भाजपा इस मामले में फूँक-फूँक कर जो है कदम रख रही है, और चुनाव बाद समझा दिया जाएगा। और बड़े-बड़े नेता समझ जाते हैं, तो ये तो छोटे-मोटे लोग हैं जिन्हें टिकट भी नहीं मिला था, तो ये तो थोड़ा-सा कान खींचेंगे, जैसा कि ओंकार सर ने कहा, समझ जाएँगे। पंकजा मुंडे, प्रीतम मुंडे अपनी चुनाव से जीत नहीं सकती और अपने आप को बड़ा नेता बनाने की कोशिश करती हैं। एमएलसी बनाया उनको कृपा करके पार्टी ने, फिर भी ये हाल। जी। इसी मेरा ये तरह से मानना है कि जो भी अशोक नेता चव्हाण के उनको जो है वो राज्यसभा दी गई, वो फिर भी इनसे तो उनके वही जो है बिल वो पढ़ के लाए थे। मेरा मानना है सर कि जो भी नेता ऐसा होगा जो बड़बोला बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, मीडिया में लगातार एकदम से दिखने लगे, यानी ज आपको बोलना है जन समूह के सामने, जनता के सामने, लेकिन उसको छोड़कर आप कहीं और जब बोलना शुरू कर देते हैं ज़्यादा, वो भी अत्यधिक मात्रा में, इसका मतलब है कि आपकी रेलेवेंसी, प्रासंगिकता जो है वो घटते जा रही है। तो वही हाल है इनका। अगला प्रश्न है धैर्य ठक्कर जी का। कह रहे हैं सर, विल नीतीश राणे's aggressive हिंदुत्व help बीजेपी? We need such leaders to stand up to extremists. Your views, please. ओंकार जी। देखिए, ठीक है वो लेकिन कई बार बड़बोलेपन में कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं और ठीक है, एग्रेशन दिखाइए, कुछ मुद्दों पर दिखाना चाहिए, पर थोड़ा-सा संयमित तरीके का व्यवहार करना चाहिए। अभी भी जैसे इनके पिताजी रहे हैं नारायण राणे, ये एक्चुअल में क्या है कि ये उस पाठशाला के ठीक-ठाक स्टूडेंट भी मैं नहीं मानता जो बाला साहब ठाकरे की थी। ये सब उनकी नकल तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे का जो एक कद था या उनके प्रति जो एक सम्मान का भाव था, उनकी बहुत सारी ऐसी बातें भी चल जाती थी, लोग हज़म कर जाते थे, जो थोड़ा-सा दायरे से बाहर की होती थी। पर इनकी अभी इतनी हैसियत भी नहीं है, इतना अनुभव भी नहीं है, इतनी इनकी स्वीकार्यता और सम्मान भी नहीं है कि ये इस उस तरह के बयान दें। तो कई बार मुझे लगता है कि ठीक है, आप रिएक्ट करिए, लेकिन वो भी सीमाओं में होना चाहिए। कई बार सीमाओं को लाँघते हैं। और मेरा सर मानना है कि बहुत ज़्यादा आक्रामक हिंदुत्व कार्ड भी केवल और केवल जीत की गारंटी नहीं होती, उसके साथ कुछ न कुछ आपको जोड़ना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो नवनीत राणा जो अमरावती की सांसद थी, उन्होंने तो पूरी की मतलब निर्दलीय होने के बावजूद उन्होंने हनुमान चालीसा के सेंट्रिक सारा कैंपेन चलाया, चुनाव के काफ़ी पहले से वो हिंदूवादी हो गई थी और हिंदुत्व वाला एग्रेशन ही लेकर चल रही थी। लेकिन उनकी भी जो है टिकट मिलने के बावजूद इस बार हार हो गई। तो ये बताता है कि आपको हिंदुत्व के साथ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो जनता से जुड़ाव हो सकता है, वो विकासवादी राजनीति हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, यानी कुछ एक एडेड चाहिए उसके साथ। चलिए नेक्स्ट, राजेश अय्यर जी ये समाचार बता रहे हैं, the RSS on the ground working really hard on the ground, but sympathy for SP and UT still seems to exist in some sections. धन्यवाद राजेश जी, बिल्कुल आपने सही बताया, यही है स्थिति। नेक्स्ट जी। रामाराव, शिवसेना तो 13वीं किया हम, हिंदूवादी नहीं है। लो जी, 13वीं कर दिया रामाराव जी ने। अब शिवसेना भी दो है, कौन सी शिवसेना ये नहीं बताया। शिवसेना उनका यूबीटी। उनका भाव समझ में आ रहा है। भाव समझ में आ रहा है। विघ्नेश प्रभु, now Harikatha and Kirtan cars are spreading Yogi Ji's slogan in their program. In Maharashtra and Karnataka, these people are having huge influence over people's mind. बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप विघ्नेश जी, बिल्कुल। ये समाचार कल से आना आरंभ हुआ है कि ये एक कथाकार और जो आपकी ये जो वारी होती है उसके लोग जो हैं वो सब, आज मैंने सुना था भाऊ को भी, वो भाऊ भी ये बता रहे थे, पूरा का पूरा यही सिस्टम है कि भाई वो हिंदुत्व वाला जो किस्सा है वो गांव-गांव पहुंच गया है। जी, जी। नेक्स्ट, क्षितिज तिवारी, Brahmins are attacked left, right, and center. Fake SC/ST Act, abduction, people making derogatory comments.
क्षितिज जी थोड़ा सा संभाल के देखिए इसको, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं और उल्टी पुल्टी बातें इसीलिए करते रहते हैं कि लोग प्रवोक हों और इस तरह से वो रिएक्ट करें। तो हाँ, ठीक है, इस तरह के ये एम्बेडकराइट्स आज से नहीं कर रहे, पिछले 70 साल से कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज का युग जो है वो इंटरनेट का युग है, इसलिए आपको दिखाई अवश्य पड़ता है, लेकिन इसमें से 90% अकाउंट्स फेक है। और अब कुछ सकारात्मक भी देखने को मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ जो वाल्मीकि समाज के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पर, राजेश वाल्मीकि हों या और भी लोग हैं, वो लोग काफ़ी हिंदुत्व की विचारधारा को आगे लेकर जा रहे हैं। तो इसे सकारात्मक रूप में भी देखना चाहिए हमें। वो दिखेगा अभी, जैसे-जैसे उपवर्गीकरण बढ़ेगा ना, तो आप देखेंगे। जी, हाँ। और उपवर्गीकरण एक बहुत अच्छा टूल दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका उपयोग होना चाहिए। और ये जो अम्बेडकराइट्स हैं, इनको मार्जिनलाइज़ करना चाहिए। क्योंकि अम्बेडकराइट्स का अम्बेडकर से कोई लेना-देना नहीं है, सही पूछिए तो। हरियाणा में तो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब एक मॉडल हाँ, पहले एक कहीं पे स्थापित हो, उसके बाद तो उसको 10-12 राज्यों में तो ऐसे ही सही समय आने पर अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट सिद्धांत द्विवेदी जी कह रहे हैं, पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण को अपनी पॉलिटिक्स इतनी प्यारी है कि सबका साथ, अपना विकास करेंगे तभी, बटोगे तो कटोगे तो अपोज़ करते हैं। इनके करने से क्या होगा? ये खुद ही अपने आप को अपोज़ कर लेंगे। नेक्स्ट, क्या अजीत पवार रिजल्ट के बाद पलटी मार सकते हैं? ऑब्जर्वर साहब पूछ रहे हैं। बिल्कुल मार सकते हैं, 100% संभावना है, कोई कोई शक उसमें संदेह की बात नहीं है। वो सब इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्थिति क्या बनती है। बस मुझे तो केवल इसमें आशा की किरण यही नज़र आती है कि अजीत पवार अगर ब्लैकमेल इधर करेंगे तो उधर आपके उद्धव ठाकरे कहेंगे कि ना, बनूंगा तो मैं ही बनूंगा और कोई नहीं बन सकता। तो जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, फिर शिवसेना उद्धव की फिर से टूटेगी और इस बार तो सीटें सीटें भी कम रहेंगी, इस बार तो तोड़ने में बहुत ज़्यादा जतन भी नहीं करना पड़ेगा, अगर ये स्थिति बनती है तो सवाल के हिसाब से। और वैसे भी बहुत सारी फाइलें अजीत पवार की अभी रखी हुई हैं, नष्ट जी। नहीं हुई हैं। हाँ, वो भी है अभी। उस सीबीआई वाला केस भी विथड्रॉ नहीं हुआ है अभी तक। जी, जी। सचिन खंडेलवाल, there is a Marathi psyche of anti-North Indian bias. This divides the core vote, and with the 20% Muslim handicap against BJP, it is going to be close. क्लोज तो होगा ही। 160 से ऊपर तो हम भी नहीं दे रहे किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को। वो इसलिए दे रहे हैं कि 128 तो उन्होंने लोकसभा की जो बिल्कुल जिसमें उनका एक तरह से व्हाइट वॉश हुआ था, उसमें भी 128 थे उनके पास। जी। Next, Sachin Khandelwal, BJP taking Ajit Pawar has resulted in net loss of votes for BJP. It's only ego at the highest level that is preventing course correction. It may prove to be the Achilles heel for BJP. मैं तो सहमत हूँ सचिन जी से, आप लोग बताएं। क्वेश्चन देखिए, अभी हटाइए मत भाई, क्वेश्चन सामने सवाल पूछा है। सवाल राजनीति है साहब, और राजनीति में ये सब चलता है, अंदरूनी तौर पर भी बहुत कुछ चलता रहता है। जी, तो और इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा कि अगर गलतियाँ हुई हैं, तो गलतियों से ही आदमी सीखता है। एक कोई मॉडल गलत साबित हो गया, कोई सही साबित हो गया, तो वो उसमें फेल और पास होने के बाद ही फिर से वो एनालिसिस करते हैं कि ये सही था या गलत था, और दूसरे राज्यों में भी ये काम आ जाता है। तो वही समझ लीजिए। हाँ, लेकिन आचार्य चाणक्य, असली वाले आचार्य चाणक्य ने ये भी कोट कहा था कि आपकी खुद की जो ज़िंदगी है वो गलती करके सीखने के लिए काफ़ी कम है, इसीलिए आप दूसरों की गलतियों से भी ज़्यादा सीखिए। लेकिन ये तो पार्टी है, आदमी की जो ज़िंदगी है वो 70-80 साल की होती है या 100 साल अच्छा, की, और ये तो पार्टी है, हज़ारों सालों का वो लेके चलते हैं ये लोग, अपना अस्तित्व मानकर। तो ठीक है, ऐसी गलतियाँ बहुत छोटी है उस हिसाब से। एक और प्रश्न आ गया है शायद, बीजेपी शुड हैव एक्सपेल्ड अजीत पवार। ये तो बात हो गई, ठीक है। हुँ। तो आइए अब कार्यक्रम की एक विराम देते हैं यहीं पर, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को और अनुपम जी को, दोनों को भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।